अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंटिन्यूसली बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चालू है वो किंगडम एनिमेलिया है और आज हम जो फाइलम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। दो फाइलम भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। एक फाइलम एनेलिडा है और दूसरा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर अब होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे पहले हमने स्पॉन्जिस पढ़े, फिर सिलेंटेरेटा पढ़े, फिर टीनोफोरा पढ़े, देन प्लेटीहेल्मिन्स, फिर एशहेल्मिन्स और अब हम पढ़ रहे हैं एनेलिडा। और खास बात ये है कि ये जितने भी एनिमल्स है, ये एनिमल्स हमारे रोजमर्रा के ताल्लुकात में आने वाले एनिमल्स हैं, जिनको हम हमारे नजरों से देखते हैं, इनके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जब हम इनको देखते हैं तो हम इनके ऊपर थोड़ा बहुत वक्त निकाल के सोच भी लेते हैं कि यार ये अल्लाह ताला ने ऐसी कैसी मखलूक बनाया, इसका स्ट्रक्चर देखिए और इनको इनके कलर देखिए, इनके बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स है उसको देखिए, तो दिल मतलब खुश होता है और शुक्र का जज्बा आता है कि अल्लाह ताला ने कितनी जबरदस्त मखलूक बनाई है अपनी। तो इन मखलूक़ात में से एक जो है वो एनेलिडा है। और एनेलिडा के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया पॉइंट, फाइलम एनेलिडा। सबसे पहली बात कि ये जो फाइलम एनेलिडा है, हम बात कर रहे हैं फाइलम एनेलिडा। तो ये जो फाइलम एनेलिडा है ये आबी होते हैं। आबी होते हैं मतलब ये वो एनिमल्स है जो हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। जो हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, पानी में। पानी में भी, ये समंदरी पानी में भी या मीठे पानी में हमको देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये वाटर के अंदर रहने वाले होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, जिनको हम आबी कहते हैं। और ये दोनों भी पानी में होते हैं, समंदरी में भी होते हैं और मीठे पानी में भी होते हैं। और ये जमीनी होते हैं, साथ ही साथ ही कैसे होते हैं, जमीनी होते हैं। ये टेरेस्टेरियल भी है, जमीन के ऊपर भी रहने वाले हैं। आजाद और कभी कभी तूफेली भी होते हैं। अभी तक के जितने भी एनिमल आप पढ़ रहे थे ना, आपने देखे होंगे कि कुछ एनिमल या तो सिर्फ समंदरी थे, कुछ एनिमल या तो सिर्फ पानी में थे, फिर कुछ एनिमल पानी या जमीन पे रहते थे, फिर कुछ एनिमल ऐसे थे जो या तो आजाद रहते थे, कुछ एनिमल ऐसे थे जो तुफेली थे। लेकिन अब एनेलिडा की खास बात यह है कि ये आबी भी है, जमीनी भी है, ये आजाद भी है और ये तुफेली यानी पैरासिटिक भी है। तो ये खास बात है कि जैसा जैसा ये फाइलम बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज बढ़ते चले जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती जाएंगी, बढ़ते चले जाएगी। तो ये खास बात है कि एनालिड जो है ये इतना बड़ा जानदारों का ग्रुप है कि इसके अंदर आबी जानदार भी है, इसके अंदर मीठे पानी और समुद्री पानी में रहने वाले भी है, इसके अंदर जमीन में रहने वाले भी है, और इस फाइलम के अंदर, इस खानदान के अंदर वो जानदार भी है जो आजाद भी है और तूफेले भी है। बट इन सबको एक खानदान में, एक ही फाइलम में रखने की वजह क्या है कि ये सब के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो सिमिलर है, जो एक जैसी है, इसलिए उन सबको उठाकर कहाँ रखा गया है, इस फाइलम में, जिसको हम क्या कहते हैं, एनेलिडा। नाउ ये जो फाइलम है इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर हमको देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। इनके अंदर हमको कौन सी सतह देखने को मिलेगी, ऑर्गन सिस्टम की सतह। हमने पढ़ा था, जो सबसे पहला पॉइंट था कि किस सतह की इनके अंदर तरतीब होती है। हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मैं बार बार आपको ये रिपीट करा रहा हूँ, लेक्चर में ये बता रहा हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या तो खलवी सतह पर होंगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाफ्त की सतह पर होंगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उजू की सतह होंगी, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उजवी निजाम की सतह होंगे। और इसी उज़वी निज़ाम को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसी उज़वी निज़ाम को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनेलिडा होते हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम की सतह होती है। अब ये ऑर्गन सिस्टम की सतह का मतलब क्या है, ऑर्गन सिस्टम की सतह का मतलब है यहाँ पर जितने भी काम हैं या जितने भी अमल है, या और आसान समझ लीजिए जितने भी फंक्शंस है,
फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो मैंने इससे पहले भी कहा, अमल तनफुस एक फंक्शन है। इस तरह से मैंने कहा कि अमल इस्तिखराज ये एक अमल है। इसी तरह से अमल इन्हिज़ाम ये एक पूरा अमल है। तो ये अमल तनफुस करने के लिए, अमल इस्तिखराज पर अमल करने के लिए, अमल इन्हिज़ाम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग उज़ू है। जैसे अमल इन्हिज़ाम के लिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि यहाँ मैदा होगा। या अमल तनफुस के लिए यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर लंग्स होंगे, यानी यहाँ पर फेफड़े होंगे, फेफड़े की जगह कुछ और बुक लंग्स होगा। और अमल इस्तिखराज के लिए फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी के हमारे अंदर अगर अमल इस्तिखराज होता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर किडनी है। किडनी के जरिए हमारे बॉडी से ये सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है। तो हर काम को अमल में लाने के लिए एक क्या है, यहाँ पर उज़ू है, एक ऑर्गन है। इसलिए ये सारे ऑर्गन जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो जो एनालिड्स होते हैं या जो एनालिडा होते हैं उनके जिस्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। हर काम को करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है और ये सारे ऑर्गन मिलकर पूरे बॉडी के निजाम को चलाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि इनका जो जिस्म है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर देखने को मिलेगा बायलेटरल तवाजुन। क्या देखने को मिलेगा आपको, बायलेटरल तवाजुन। अगर आपको याद होगा तो हमने बायलेटरल तवाजुन को भी स्टडी किया कि बायलेटरल तवाजुन किसको कहते हैं। हमने कहा था कि बेसिकली होता यह है कि जो जानदारों के जिस्म है उनके अंदर ये होता है कि उनके बॉडी से अगर एक एक्सिस खींचा जाए सेंट्रल पॉइंट से तो उनको दो टुकड़ों में वो क्या करता है, डिवाइड करता है। या अगर हर डायरेक्शन से उनके बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से लाइन खींची जाए तो वो बॉडी को दो 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 हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर इस तरह से होता है कि एक लाइन है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सिस को बनाया जाए, लाइन को ड्रॉ किया जाए तो हर डायरेक्शन में दो टुकड़े बनते हैं, तब हम उसको कहेंगे रेडियल। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में अगर आप कट करते हैं तभी अगर दो टुकड़े बनते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, बायलेटरल। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, अगर यहां से मैं अगर कट करता हूं, यहां से अगर मैं कट करता हूं तो ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं यहां से कट करूं तो दो अनइक्वल पार्ट में। क्यों? क्योंकि इस साइड वाले पार्ट में और इस साइड वाले पार्ट में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में अगर मैं कट करता हूं तो दो अनइक्वल पार्ट बनेंगे। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में कट करता हूं सेंट्रल ऑफ एक्सिस से तो यहाँ दो इक्वल पार्ट बनेंगे। हाफ पार्ट में ये भी होगा, हाफ पार्ट में ये होगा, हाफ पार्ट में ये होगा, हाफ पार्ट में ये होगा। दोनों भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे, एक जैसे स्ट्रक्चर होंगे। तब इस कंडीशन को हम कहते हैं बायलेटरल तवाजुन। क्या कहते हैं उसको, बायलेटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं उसको, बायलेटरल सिमेट्री। और सिमेट्री को क्या कहा जाता है, तवाजुन, या कुछ जगह पर उसको लिखा हुआ है तनासुब। तो इसको याद रखिए। ठीक है। तो एनालिड्स की खास बात क्या है, एनालिड्स की पहली खास बात यह है कि उनके अंदर एक तो ऑर्गन सिस्टम होता है, दूसरा उनके जिस्म के अंदर कौन सी सिमेट्री है, कौन सा तवाजुन है, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल तवाजुन। नाउ एक और चीज कि ये जो एनालिड्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले मैंने बताया कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जर्म लेयर। कौन सी लेयर से, जर्म लेयर। जब बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जब एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है तो हमने बारहा पढ़ा हुआ है कि एनिमल के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला है वो जाइगोट बनता है। एग और स्पर्म के इंटरेक्शन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट्स के अंदर डिवीजन होगा, उसके बाद मोरोला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रोला ये बढ़ता। गैस्ट्रोला स्टेज पे वहां पर जर्म लेयर बनती है। जर्म लेयर कितनी बनेगी, अगर जर्म लेयर 2 बनती है या जर्म लेयर 3 बनती है। अगर 2 बनती है तो उसको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 बनती है तो उसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एनालिड्स के अंदर कितनी लेयर बनती है, 3। एनालिड्स के अंदर कितनी लेयर बनती है, 3। और 3 लेयर बनने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यानी इनके बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन बनेंगे,
इससे पहले भी मैंने बताया था कि 2 लेयर बनने से और 3 लेयर बनने से फायदा क्या है या क्या होता है। तो ये 3 लेयर हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को बनाते हैं, यानी जानदार के हर ऑर्गन को ये बनाते हैं, हर पार्ट्स को ये बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टी। अब एक और चीज कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एनालिड्स की, वो क्या है कि इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा मेटामेरिकली सिगमेंटेड स्ट्रक्चर या मेटामेरिकली सिगमेंटेड जिस्म। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूं। मेटामेरिकली सिगमेंटेड मेटामेरिकली सिगमेंटेड क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो जिस्म है, ये एनिमल का या इस एनिमल का है ना, तो इसके अंदर देखिए आप ये छोटे छोटे आपको टुकड़े दिख रहे हैं, ये छोटा एक टुकड़ा, ये इसमें भी देखिए आपको छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं। तो ये जो छोटा छोटा एक एक टुकड़ा है, इसको कहा जाता है सिगमेंट। क्या कहा जाता है इसको? सिगमेंट। और ये जितने भी सिगमेंट है, आप देखिए कि सिगमेंट सब एक जैसे है। ये सिगमेंट कैसे है? एक जैसे है। दूसरा, ये सब सेगमेंट एक दूसरे से अलग अलग है। एक जैसे है, एक दूसरे से अलग अलग है, यानी एक दूसरे से अलग अलग है, प्लस अलग अलग होने के बाद एक दूसरे से वो क्या है? कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। तो जब सेगमेंट एक जैसे होंगे और अलग अलग होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली तसलसल के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तब उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेटामेरिकली सिगमेंटेड। मेटामेरिकल मतलब, मैरिकली मतलब होता है एक जैसे, और मेटा मतलब कई सारे। तो जब कई सारे एक जैसे सिगमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तब उसको कहा जाता है मेटामेरिकली सिगमेंटेड। तो एनालिड्स की जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो कैसे होते हैं? मेटामेरिकली सिगमेंटेड। और एनालिड नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है, एनालिड नाम ही इसीलिए रखा गया कि उनके बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? मेटामेरिकल सिगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े जो एक जैसे है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस वजह से इनका नाम पड़ता है एनालिड्स। नाउ कि इनकी जो बॉडी है वो यूसेलोमेट है। कैसी है? यूसेलोमेट। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के अंदर डिस्कस की जाती है, जिसकी वजह से इनको एक दूसरे से अलग किया जाता है, तो उसमें एक कंडीशन में हमने पढ़ा था कि सीलोम। कैसा? क्या पढ़ा था हमने? सीलोम। अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि सीलोम क्या है? तो सीलोम आसान जबान में ये कि एक कला, एक स्पेस या एक खाली जगह, ये खाली जगह या ये स्पेस, ये कैविटी, और आसान वर्ड कैविटी कहां पर होती है? ये होती है वॉल ऑफ बॉडी, जो एक्सटर्नल वॉल है बॉडी की, और इंटरनल वॉल ऑफ गट या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इंटरनल वॉल है, उन दोनों के बीच का जो खाली जगह है, उन दोनों के बीच की जो स्पेस है, उसको हम कहते थे सीलोम। तो कुछ जानदारों के अंदर ये जो सीलोम होती थी, ये वाजे होती थी। कुछ जानदारों के अंदर इस सीलोम के अंदर छोटे 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 पाउचेस के फॉर्म होते हैं। तो ये जो पाउचेस वाले फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सीलोमेट। उसको क्या कहते हैं हम? सॉरी, जो होते हैं उसको सीडोसिलोमेट कहते हैं, पाउचेस के फॉर्म में। और जहां पर कंप्लीट स्पेस होता है, हम उसको कहते हैं सीलोमेट या यूसिलोमेट। तो यहाँ जो कंडीशन है उसकी, वो कंडीशन कौन सी है? यूसिलोमेट, या आप उसको सीलोमेट कंडीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि कितनी बातें आपको याद रखना है। पहला कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, दूसरा कि इनके पास बायोलैटरल सिमेट्री होती है, तीसरी बात कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, चौथी बात कि ये मेटामेरिकल होते हैं, और पांचवी बात कि ये कैसे होते हैं? यूसेलोमेट या सीलोमेट। नाउ इनके बाहर के जिस्म की अगर बात करें, तो इनका बाहरी जिस्म के मुनक़सिम हिस्सों को, छोटे छोटे ना, मैंने जैसे पहले कहा कि जो बाहरी हिस्से दिख रहे हैं छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं? सिगमेंट या मेटामर। क्या कहते हैं उनको? मेटामर। यानी लातीनी जबान में उसको एन्यूलस यानी छोटा छल्ला, अगर आप देखेंगे तो क्या होंगे? छोटे छोटे छल्लों की तरह, छोटे छोटे रिंग की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उनको मेटामर सेगमेंट एक जैसे दिखते हैं, या एन्यूलस भी उनको बोला जाता है। इसीलिए इस फाइलम को क्या कहा जाता है? एनालिडा। जो मैंने पहले कहा कि इस फाइलम को क्या कहा जाता है? एनालिडा। इसके एग्जांपल्स देखिए, तो एग्जांपल है इसके नेरीज, लीच
और अर्थवर्म, जो हमारा अर्थवर्म है, यानी जो हमारे घर में हम बोले जिसको हम सिद्धोड़ बोलते हैं, सिद्धोड़, मछलियां वगैरह पकड़ने के लिए आप अगर मछलियां पकड़ने के लिए अगर जाते हैं तो मछलियों के चारे के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये अर्थवर्म होता है। तो अर्थवर्म की बॉडी अगर आप देखेंगे तो आप और ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा एनालिड्स की प्रॉपर्टीज। नाउ बच्चों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनको आपको याद रखना है और जो बहुत नई है, वो नई इस एतबार से क्योंकि एनालिड्स के अंदर ये एक्स्ट्रा चीज है जिसको आपको अब याद रखना है। वो क्या है कि इनमें लंबाई और गोलाई, इनकी जो लंबाई होती है और इनकी जो गोलाई होती है उसमें क्या होती है, उसमें होती है लहमी पट्टियां। लहमी पट्टियां का मतलब क्या है? लहमी पट्टियों का मतलब है मस्क्यूलर टिश्यू। क्या होती है? मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू क्या करती है? ये मस्क्यूलर टिश्यू इनकी हेल्प करती है फॉर मूवमेंट, फॉर मोबिलिटी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके जिस्म के अंदर क्या होती है? लहमी पट्टियां होती है, या क्या कहेंगे हम उसको? मस्क्यूलर टिश्यू। जिस तरह से हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या है? पाँव है ना? दूसरे जानदारों के अंदर 4 पाँव है, इंसानों के अंदर 2 पाँव है। या फिर अगर आप किसी और दूसरे जानदारों को देखेंगे तो उनके अंदर भी छोटे छोटे पाँव होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई पाँव वाला हिस्सा नहीं होता। तो अब ये कैसा मूव करेंगे? तो इनके अंदर होता है मस्कुलर टिश्यू। और ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये लंबाई और गोलाई में होते हैं। लंबाई और गोलाई में होने का फायदा क्या है? लंबाई और गोलाई में होने का फायदा ये है कि जब ये मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी सिकुड़ेंगे, और ये मस्कुलर टिश्यू जब एक्सपांड होंगे यानी फैलेंगे, तो सिकुड़ाव की वजह से और फैलाव की वजह से इनका जिस्म थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता चला जाएगा। तो आप देखिए जब आपने सिद्धोड़ को देखा होगा तो सिद्धोड़ क्या करता है? अपनी बॉडी को पहले एकदम से सिकुड़ाता है, फिर धीरे से आगे सरकेगा, फिर वो फैलाएगा। तो ये सिकुड़ का फैलाना, सिकुड़ के फैलाना यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के जरिए वो मूवमेंट करता है, वो चलता है। तो ये जो टिश्यू है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं वो लंबाई में भी होते हैं और गोलाई में भी होते हैं। इसलिए आप देखिए कि वो जो सिद्धोड़ है, जो अर्थवर्म है, जब वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, जब वो अपनी जगह चेंज करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। नतीजे में वो पूरी तरह से सिकुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो ये सिकुड़ना और फैलने की वजह से उसके बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट होता है, हरकत होती है, एक जगह से वो दूसरी जगह जाता है। लेकिन ये जो जगह चेंज करना है, हरकत हो रही है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे जिम्मेदार है मस्कुलर टिश्यू, लहमी पट्टियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, वो है आबी एनालिड्स। आबी एनालिड जैसे नेरिस, अगर हम बात करें आबी एनालिड जिसको कहा जाता है नेरिस, उसके जिस्म में क्या होती है? उसके जिस्म में होती है बगली अपेंडेजेस। अब ये बगली अपेंडेजेस है ना, यह बगली है, ये बफली हो गया, तो गैन की जगह फे आ गया। इसको याद रखिए कि बगली अपेंडेजेस। बगली अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो याद रखिए अपेंडेजेस क्या होते हैं। अपेंडेजेस बेसिकली ये होते हैं छोटे छोटे सिगमेंट्स जो बॉडी के लेटरल साइड में, कौन सी साइड में है? लेटरल साइड में। लेटरल साइड मतलब आजू बाजू, जिस तरह से हमारे हाथ है ना, हमारे हाथ जो आजू बाजू है, इसी तरह से इनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पाँव की तरह दिखने वाले सिगमेंट्स होते हैं, इनको कहते हैं अपेंडेजेस। ये अपेंडेजेस कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं, यानी कैसे होते हैं? बगली होते हैं। कैसे होते हैं? बगली होते हैं। और ये अपेंडेजेस जो बगली होते हैं उनको कहा जाता है पैरापोडिया। क्या कहा जाता है उनको? पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया होते हैं, तो ये पैरापोडिया इनको हेल्प करते हैं तैरने में। कहां पर हेल्प करते हैं? तैरने में। क्यों? क्योंकि ये जो नेरीज है ये पानी के अंदर रहता है, और पानी के अंदर रहते हुए इसको तैरना है। तो तैरने के लिए इसको क्या चाहिए? हाथ चाहिए, पाँव चाहिए, जिस तरह से जानदारों को होते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा जानदार है, तो इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे अपेंडेजेस, और इन अपेंडेजेस की वजह से वो पानी के अंदर क्या करता है? तैरता है। इसीलिए इन अपेंडेजेस को कहा जाता है पैरापोडिया। क्या कहा जाता है? पैरापोडिया। हम इस तरह के बहुत सारे वर्ड पढ़ने वाले हैं, पोडिया, सीडोपोडिया, पैरापोडिया, इस तरह के अलग अलग। तो यहाँ पर याद रखिए स्पेशली खुसूसी तौर पे कि इनके पास क्या होते हैं?
पैरापोडिया, हाथों पाँव की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर, लेकिन वो हाथ पाँव नहीं है, वो छोटे छोटे अपेंडेजेस है। ये देखिए डायग्राम मैंने यहाँ ऐड की है नैरिस की। नैरिस के बॉडी के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा, ये जो पूरे दिख रहा है आपको, ये पूरे साइड से, ये क्या है, ये है अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस। ये क्या है उसके बॉडी के लेटरल अपेंडेजेस, और इन लेटरल अपेंडेजेस के जरिए वो पानी के अंदर क्या करता है, तैरता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लेटरल अपेंडेजेस, ये अपेंडेजेस की वजह से वो क्या करता है, पानी के अंदर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो तैरने में क्या करती है, उसकी मदद करती है। नाउ बच्चों, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो जिस्म है, इनके जिस्म के अंदर, जैसे हमने कहा कि इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, इनके बॉडी के अंदर होता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब इनके बॉडी के अंदर सारे काम होंगे। सारे काम क्या होंगे, तो एक काम वो रहेगा जिसको हम कहेंगे दौरान खून, यानी खून का दौरान होगा, जिस्म के अंदर खून एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इनके अंदर जो दौरान खून का निजाम है वो कैसा है, वो दौरान खून का निजाम बंद सर्कुलेटरी निजाम है। कैसा है, बंद सर्कुलेटरी। बंद सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, अगर आपको याद होगा तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने कहा था कि जो दौरान खून का निजाम है, वो दौरान खून का जो निजाम है वो या तो बंद होगा, या तो वो आजाद होगा, या खुला होगा। बंद का मतलब क्या है, जब ब्लड का मूवमेंट रगों के जरिए होगा, यानी ब्लड वेसल होंगी, और ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लड खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम बंद। बंद सर्कुलेटरी निजाम। सर्कुलेटरी निजाम मतलब दौरान खून। सर्कुलेटरी निजाम का मतलब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, दौरान खून। और ये दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो यहाँ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज है, यानी बंद है। बंद का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है कि जो ब्लड है, जो खून है, वो ब्लड वेसल के थ्रू, या हम कहेंगे रगों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जिस्म के अंदर सरायत करता है, जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि एनेलिड के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है, बंद सर्कुलेटरी निजाम है। और इनके अंदर होती है नेफ्रेडिया। इनके अंदर क्या होती है, नेफ्रेडिया। ये नेफ्रेडिया, या वाहिद अगर बात करें तो नेफ्रेडियम, यानी हम अगर बात करें जमा में और वाहिद में, तो जमा के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है वो है नेफ्रेडिया, और वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है नेफ्रेडियम। ये नेफ्रिडिया, ये नेफ्रिडियम, इनका काम क्या है, इनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। इनका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। और दूसरा इनका काम है अमल इखराज या अमल इस्तिखराज। जो हमारे बॉडी के अंदर, जिस तरह से हम कहते हैं कि किडनी काम करती है, किडनी क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से खारिज करती है। इसी तरह से यहाँ पर भी इनके बॉडी के अंदर भी ये जो इस्तिखराज का अमल है, इसको करने का काम कौन करता है, नेफ्रेडिया। इसको याद रखिए। तो नेफ्रेडिया क्या करता है, नेफ्रेडिया दो काम करता है। नेफ्रेडिया एक काम तो करता है ऑस्मो रेगुलेशन, और दूसरा काम करवाता है वो है इखराज का काम करवाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का काम करवाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर, वो वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएंगे, बॉडी से बाहर हो जाएंगे, उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंस, बैलेंस ऑफ वाटर। जो भी पानी है उस पानी के तनासुब को बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, नेफ्रेडिया। फिर इनके अंदर एक और सिस्टम होता है, उसको कहते हैं आसाबी निजाम। कौन सा निजाम कहते हैं हम उसको, आसाबी निजाम। यानी आसाबी निजाम का मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। आसाबी निजाम, जैसा हमारा आसाबी निजाम, हमारा आसाबी निजाम क्या है, तो हमारे आसाबी निजाम के अंदर दिमाग है। हमारे आसाबी निजाम के अंदर जो पूरे बॉडी है, तो मतलब नाक है तो सूंघने का काम करती है, जबान है टेस्ट करने का काम करती है, कान है
सुनने का काम करता है, आंख है देखने का काम करता है, हाथ है तो गर्म चीज है तो उसको छूती है, ठंडी चीज है तो उसको उसको फील करती है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर ये नर्वस सिस्टम काम करता है, आसाबी निजाम काम करता है, महसूस करता है हमारे बॉडी के अंदर हर चीज को। तो यहाँ पर भी इनके अंदर क्या होता है, आसाबी निजाम। और ये जो आसाबी निजाम है इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होते हैं जोड़ेदार गैंग्लिया। क्या होते हैं, जोड़ेदार गैंग्लिया। अगर वाहिद की बात करें तो उसको कहा जाता है गैंग्लियन। वाहिद की बात करें तो क्या कहा जाता है, गैंग्लियन। तो यहाँ बहुत बेसिक चीज याद रखना है कि इनके अंदर आसाबी निजाम होता है और इस आसाबी निजाम के अंदर क्या होते हैं, जोड़दार गैंग्लिया। क्या होते हैं, जोड़दार गैंग्लिया या पेर गैंग्लियन। जो गैंग्लियन है इनकी लोकेशन कैसी है, इनकी जगह कैसी है या जिस्म के अंदर कैसे है, तो ये जिस्म के अंदर बगली नर्व्स, इसके जरिए है बगली नर्व्स, यानी जो हमारी नर्व्स है, जो हमारी रगे हैं, जो हमारी जो सोचने समझने वाली रगे हैं, तो जो बगली नर्व्स है उनके जरिए ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब एक तो चीज कि हमारे ये जो एनालिड्स है इनके अंदर आसाबी निजाम है, आसाबी निजाम के अंदर क्या है, गैंग्लिया है। गैंग्लिया कैसे है, जोरदार है। फिर ये जो जोरदार गैंग्लिया है इनकी लोकेशन कैसी है, तो ये बगली है, यानी दो अलग अलग साइड जिस्म के दो हिस्सों में रखी हुई है। फिर ये जिस्म के जो दो हिस्सों में है तो इनको जोड़ने का काम होता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और ये जोड़ने का काम करती है दोहरी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कौन करता है ये, दोहरी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी इसको कहेंगे हम डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये है कि ये क्या करती है, जिस्म के सामने वाले हिस्से के अंदर ये है, डॉर्सल मतलब पीछे का हिस्सा, वेंट्रल मतलब सामने का हिस्सा, लेटरल मतलब बगली हिस्सा। तो जो वेंट्रल लोकेशन है इस वेंट्रल के अंदर डबल कॉर्ड है, यानी जिस तरह से हमारा वायर होता है ना, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है वायर। जिस तरह से हम चार्जर से हमारा वायर कनेक्ट करते हैं और मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल को और चार्जर के सॉकेट को जोड़ने वाला जो वायर है वो है कॉर्ड। इसी तरह से दो अलग अलग गैंग्लियो है, इन दोनों भी गैंग्लियन को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो दो डबल कॉर्ड है, उस डबल कॉर्ड की लोकेशन कहाँ पर है, सामने की जानिब, जिस्म के सामने वाले हिस्से में। इसलिए उसका नाम पड़ गया, उसका नाम क्या बन गया, डबल, सामने है इसलिए वेंट्रल और एक दूसरे को जोड़ रहा है इसलिए क्या बन गया, कॉर्ड। तो यहाँ पर याद रखिए कि इनके आसाबी निजाम के अंदर दो गैंग्लियन हैं, वो दो गैंग्लियन को जोड़ के रखने का काम कौन करता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आज आपने समझ लिया तो आपको आगे चल के ह्यूमन सिस्टम कैसा होता है, इंसानी जिस्म कैसा होता है, उसमें गैंग्लियन, उसके अंदर नर्व, उसके अंदर आसाबी निजाम कैसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो आपको समझ में आएगा। कि दिमाग के साथ आंख जुड़ी है, दिमाग से जबान जुड़ी है, दिमाग से कान जुड़े हुए, दिमाग से पांव के आसाब जुड़े हुए, ये कैसा जुड़े हैं, कौन जोड़ता है, कौन सी कॉर्ड काम करती है, ये सब आपको वहां समझ में आएगा। इसलिए इसको समझने की कोशिश करिए, छोटे छोटी चीजों से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप इन लेक्चर्स को अच्छे अंदाज में समझेंगे उतना ज्यादा आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी समझने में मजा आएगा, इंसानों के दिमागी सिस्टम को समझने में आपको और मजा आएगा, ठीक है। नाउ ये जो नैरीज होते हैं, नैरीज ये एक आबी फर्द डायोशियस, कैसा है ये, एक आबी यानी समुद्री फर्द है, डायोशियस है। तो खास बात ये है कि इससे पहले भी मैंने कहा कि डायोशियस का मतलब क्या होता है, डायोशियस का मतलब होता है ऐसा जानदार जिसके अंदर दोनों भी जिन्स हो, जिसके अंदर क्या हो, दोनों भी जिन्स हो, यानी वो एक ही वक्त में मेल है और एक ही वक्त में वो क्या है,
फीमेल है, तो वो मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। मैं यहाँ सिंबल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे, यहाँ लिखने की जरूरत ना पड़े, फीमेल और मेल सिंबल से जरिए समझ में आ रहा है। तो ये जो सिंबल है ये मेल के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरह से उसको तीर लगाते हैं, और ये फीमेल के लिए होते हैं जिसके नीचे, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों भी जब जिन्स एक ही जानदार के अंदर हो, एक ही आबी फर्द के अंदर हो, तब उसको क्या कहते हैं, डायोशियस। लेकिन अगर इनके अंदर केचुए की बात करें और जूम की बात करें तो वो मोनोशियस, यानी यह एक्सेप्शनल केस है। भाई मैं सब खाता हूं सिवाय, है ना, जैसे शुगर का मरीज है वो कहेगा कि मैं सब खा सकता हूं सिवाय शक्कर की चीजों के, या आप ये कहेंगे कि मैं सब चीजें खाता हूं सिवाय गुलाब जामुन के, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर जितने भी जानदार है सब डायोशियस है, किसको छोड़ के, केचुए और जोंक को। क्यों? क्योंकि केचुआ और जो जोंक है ये कैसा है, मोनोशियस, यानी इनके अंदर एक फर्द है वो मेल होगा, एक फर्द है वो फीमेल होगा, एक फर्द की जिन्स मेल होंगी, एक फर्द की जिन्स फीमेल होगी, इसको याद रखना है आपको। और इनमें जो तौलीद का अमल होता है वो जाती तौलीद होता है। इनके अंदर तौलीद का जो अमल होता है वो कौन सा होता है, जाती तौलीद। जाती तौलीद मतलब इनके अंदर कौन सा अमल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा अमल होता है इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों यहाँ पर बहुत बेसिक वे में मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है। फिर भी एक और बात है जिसको मेरे को यहाँ शेयर करना है, इसलिए क्योंकि आगे ये चैप्टर के अंदर आपको और पढ़ना है। जब आप अर्थवर्म पढ़ेंगे तो अर्थवर्म की पूरी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप अर्थवर्म पढ़ेंगे उस वक्त आप एक एनिलीड कैसा होता है, एक एनिलीड के जिस्म में कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे ये डायग्राम ऐड किया है, ये जो अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म की कंप्लीट डायग्राम मैंने ऐड किया। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये पूरा डायग्राम अर्थवर्म का है। तो इसमें देखिए अर्थवर्म की बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स हैं, उसके अंदर माउथ है, उसके अंदर एनस है, फिर उसके अंदर एसोफिगस है, उसके अंदर क्रोप है, उसके अंदर गिजार्ड है, उसके अंदर इंटेस्टाइन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं, इस हिस्से के अंदर क्या है, टाइफ्लोसोल है, ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हम एक अलग लेक्चर में पढ़ने वाले, एक अलग पूरे सबक में पढ़ने वाले, एक पूरे बाब में हम ये अर्थवर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। इस स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ेंगे उस वक्त भी आपको ये बातें याद आना चाहिए, उस वक्त भी आपको ये रिपीट करना होता है। इसलिए मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, ताकि आपका ये पॉइंट भी अच्छा हो जाए। ये पॉइंट का मतलब है ये सबक भी अच्छा हो जाए, और आने वाला जो एक और सबक है जो इसी से मुंसलिक है वो भी आपका अच्छा हो जाए। यानी आप एक ही वक्त में 2 चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इसकी मिसालें क्या है, तो मिसालें एक है नैरिश जो पानी में होता है, फिर फेरेटिमा जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। क्या है, फेरेटिमा। फेरेटिमा ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, इसको याद रखिए, अर्थवर्म। और हेरोडनेरिया, हेरोडनेरिया जो खून चूसने वाले जोंक है, नहीं जो हम जिनको हम क्या कहते हैं, गोचड़ी, है ना, जो काऊ यानी बैल गाय के ऊपर या भैंसों के ऊपर जो बैठती है ना, जिसको हम गोचड़ी कहते हैं, जो क्या करती है, ब्लड को चूसने का काम करती है, ब्लड को सक करने का काम करती है। तो वो हेरोडनेरिया, वो क्या है, हेरोडनेरिया, खून चूसने वाली जोंक, ठीक है। तो ये जो पूरा लेक्चर था हमारा ये एनालिड्स पे था। हम बात कर रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है ये भी, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है, क्योंकि ये हमारे दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम, दुनिया का ये सबसे बड़ा फाइलम, इसको याद रखिए, आर्थ्रोपोडा ये बहुत बड़ा फाइलम है। तो यहाँ पर जितने भी जानदार है, मतलब दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हमने देखे उनकी बड़ी तादाद इससे रिलेटेड है, इस खानदान से रिलेटेड है, ठीक है। तो फाइलम को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि खानदान मतलब हम अलग अलग खानदान की बात कर रहे हैं जानदारों के, तो उसमें से एक खानदान या एक फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है आर्थ्रोपोडा। जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो नू है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो किस्में हैं, सबसे ज्यादा जो अलग अलग हमको जानदार दिखेंगे वो इसी फाइलम की, इसी खानदान के दिखेंगे। इसीलिए ये जो खानदान है इसको कहा जाता है एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है।
और इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं हशरातुल अर्ज, यानी जितने भी हशरातुल अर्ज हैं, जिनसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, जिनसे कोई बड़े बड़े काम हो सकते हैं, वो सारे हशरातुल अर्ज इनके इसी के अंदर, इसी फाइलम, इसी खानदान से जुड़े हुए हैं। अब तक इनकी शनाख्त किए जाने वाले जानवरों में 2/3 से ज्यादा अनवा आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखते हैं। यानी जितने भी एनिमल्स अभी तक हमने ढूंढे हुए हैं, तो उनमें से 2/3, हर दूसरा हमको कहाँ से देखने को मिलता है, वो आर्थ्रोपोडा से देखने को मिलता है। वो आर्थ्रोपोडा की जमात से, आर्थ्रोपोडा के खानदान से मुंसलिक है। अब इनकी खास बात क्या है कि इनके अंदर होता है बायलैटरल सिमेट्री, या बायलैटरल तनासुब, या बायलैटरल तवाजुन। तो अगर आप इनके बॉडी को अगर कट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसको कट करते हैं आप, ये तितली है, ये तितली को अगर यहाँ से कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट इस तरह से बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ से कट करेंगे तो 2 अनइक्वल पार्ट बनेंगे। यानी ये जो हिस्सा है ये अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, और ये हिस्सा अलग हो गया। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में, यानी सीधी डायरेक्शन में अगर कट करते हैं तो 2 इक्वल हिस्से बनेंगे। इसी को भी अगर यहाँ से कट करते हैं तो इसके भी क्या होंगे, 2 इक्वल हिस्से सिर्फ इसी डायरेक्शन में बनेंगे। इसी डायरेक्शन में अगर आप एक्सिस बनाएंगे, इसी डायरेक्शन में अगर आप कट करेंगे तो 2 इक्वल हिस्से बनेंगे, 2 एक जैसे हिस्से बनेंगे। तो 2 ही हिस्से बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाय। क्या कहते हैं हम इसको, बाय। तो बायलैटरल सिमेट्री या बायलैटरल तनासुब या बायलैटरल तवाजुन हमको इनके अंदर देखने को मिलता है। फिर ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, इनके अंदर जर्म लेयर कितनी होगी, इनके अंदर जो जर्म लेयर होंगी वो कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर का मतलब क्या है, इनके अंदर होंगी एक्टोडर्म, इनके अंदर होंगी मेसोडर्म, इनके अंदर होंगी एंडोडर्म। तो 3 लेयर होंगी इनके बॉडी के अंदर। फिर इनके बॉडी के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेगमेंट्स। मैंने जैसा पहले कहा कि एनेलिड और आर्थ्रोपोडा को मैंने एक जगह लाने की वजह क्या है, क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक जैसी है, जिसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो सिगमेंटेड है, यानी आप इनके बॉडी को अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी सिगमेंटेड है, यहाँ से यहाँ तक इनकी बॉडी सिगमेंटेड है, यहाँ देखिए ये बेली पे पूरा बॉडी इसका सिगमेंटेड है, यहाँ देखिए इसके जिस्म सिगमेंटेड। तो इनके अंदर भी आपको सिगमेंट देखने को मिलेगा। फिर सीलोमेट या यू सीलोमेट, इनके अंदर भी क्या है, सीलोम है। सीलोम है मतलब खला है, कैविटी है, स्पेस है। कहां पर, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और इंटरनल, एक्सटर्नल बॉडी वॉल और इंटरनल बॉडी वॉल, बाहर की बॉडी की वॉल में और अंदर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम गट वाली वॉल है उसके बीच में स्पेस है, कैविटी है, इसलिए इसको कहते हैं सीलोमेट। फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आर्थ्रोपोड से रिलेटेड आपको याद रखना है वो क्या है कि आर्थ्रोपोड के जिस्म का जो बाहरी हिस्सा है या बाहरी जो ढांचा है वो काइटिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है वो, काइटिन। काइटिन क्या है, काइटिन ये पॉलीसेकेराइड है। काइटिन ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। और ये काइटिन क्या करती है, ये काइटिन प्रोटेक्शन का काम करती है। ये काइटिन क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने 2 आपके सामने खेकड़े है ना, ये 2 खेकड़ों को मैंने आपके सामने, जो क्रैब का है इनकी डायग्राम, तो ये जो हिस्सा है जब भी आप इसको मारने जाएंगे ना तो ये अपने पूरे पाँव और सब लेके ये इस हिस्से में चला जाएगा। इसी तरह से ये है, और इसके ऊपर आप कितना भी मारो इसको ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रांग है, और ये इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर आप पत्थर भी डाल दो तो ये टूटेगा नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इनको आप पत्थर का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर से अगर डालेंगे तो ये मरेंगे नहीं। इनको मारने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, इनको पलटा के मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर के हिस्से से अगर इनको मारेंगे आप तो ये जो है ये प्रोटेक्टिव वॉल है, और ये प्रोटेक्टिव वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन मटेरियल से बनी हुई है। तो इनको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए इनके बॉडी के ऊपर जो कवच है, जो कवर है, जो ढाल है, वो ढाल किसकी बनी हुई है, काइटिन की, इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं होता है। फिर इनके जिस्म की अगर बात करें तो इनके जिस्म को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इनको जिस्म को 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा है सर, दूसरा हिस्सा है जो कहते हैं थोरैक्स, तीसरा हिस्सा है जिसको कहते हैं एब्डोमेन यानी पेट। तो आप देखिए कि इनके अंदर 3 हिस्सा है, एक है हेड यानी सर,
दूसरा है थोरैक्स मतलब छाती, और तीसरा हिस्सा है मतलब एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट। तो 3 हिस्सों में इनको डिवाइड किया होता है। तो आप इनमें से किसी भी आर्थ्रोपोड को ले लीजिए, आप इनमें से किसी भी आर्थ्रोपोड को ले लीजिए। हर आर्थ्रोपोड के अंदर आपको कितने हिस्से देखने को मिलेंगे? 3 हिस्से। एक होगा सर, एक होगा थोरैक्स और एक होगा एब्डोमेन। तो इस तरह से इनके जिस्म के अंदर 3 हिस्से हैं। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आप क्या पढ़ रहे हैं? पहला कि जितने भी आर्थ्रोपोड है उनके बॉडी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? कवच, कवर, ढाल, प्रोटेक्शन, और वो किससे बना हुआ है? काइटिन। दूसरा, इनकी बॉडी के अंदर 3 क्लियर पार्ट्स है, सर, धड़, पेट। सर, छाती, पेट, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो इसको याद रखना है। नाउ एक और चीज जिसको याद रखना है इनके मामले में, वो है कि इनके जोरदार पैर होते हैं। इनके पास अब क्या होते हैं? जोरदार पैर होते हैं, और इन्हीं जोरदार पैरों की वजह से इनको कहा जाता है आर्थ्रापोड। आर्थ्रापोड नाम क्यों पड़ा इनका? इनका आर्थ्रापोड नाम पड़ा इसलिए क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? जोरदार पैर। यानी जितने भी जानदार है जिनके अंदर जोरदार पैर मिलेंगे, उनको हम कहां पर रख देंगे? किस खानदान में उठा के रख देंगे? आर्थ्रापोडा। यानी देखिए अब इसके जो पैर है ना, ये पैर, तो आपको जोरदार पैर, ये जोरदार है ना, छोटे 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 जितने भी पैर है, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जोड़ देखने को मिलेंगे। तो आपने मकोड़े को देखा होगा, है ना, तो मकोड़े के अंदर आपने पैर देखे होंगे, वो जोरदार होते हैं। यानी बहुत सारे एनिमल ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको जोरदार पैर। तो जितने भी एनिमल है जिनके जिनके जिस्म से जोरदार पैर दिखेंगे आपको, तो आप आंख बंद करके उनको बोल देना कि ये कौन से खानदान का है? ये आर्थ्रापोड खानदान का, ग्रुप का मेंबर है। फिर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज जिसको अब आपको याद रखना है, वो है निज़ाम अमल तनफ़ुस। इनके अंदर क्या होता है? निज़ाम अमल तनफ़ुस। और निज़ाम अमल तनफ़ुस के लिए इनके पास होते हैं गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकिया। क्या होती है? ट्रैकिया। तो इनके बॉडी के अंदर जो अमल तनफ़ुस का अमल है वो या तो गिल्स की वजह से होगा, गिल्स की वजह से होगा। अगर पानी में है तो गिल्स का इस्तेमाल करेंगे। बुक गिल्स है, उसका इस्तेमाल करेंगे। या बुक लंग्स है, यानी लंग्स है और वो एक जैसे बुक्स किताबों की तरह है। और ट्रैकिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। ये पाइपलाइन वाला एक सिस्टम है जो इनके जिस्म में पूरी तरह से फैला हुआ होता है। और ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया इनके जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज करने की या एक्सचेंज करने की जगह है। तो निज़ाम अमल तनफ़ुस के अंदर उनके जिस्म में क्या क्या होता है? उनके अंदर होता है गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया। जैसा हमारा अमल तनफ़ुस है, तो हमारे जिस्म में क्या है? फेफड़े है जो अमल तनफ़ुस का काम करते हैं। और फेफड़ों के अंदर हमारे पास कौन सा एक पार्ट है? वो है ट्रैकिया। ठीक है, इनके पास फेफड़े नहीं है, इनके पास फेफड़े नहीं है, इनके पास लेकिन क्या है? ट्रैकिया। तो यहाँ पर याद रखिए कि इनके जिस्म में ट्रैकिया है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है और गिल्स है जो अमल तनफ़ुस में काम करेगा। इसी तरह से इनका जो है सर्कुलेटरी निज़ाम है। इनके बॉडी में क्या है? सर्कुलेटरी, यानी दौरान खून। जैसा मैंने इससे पहले कहा, तो इनके बॉडी के अंदर भी, इनके जिस्म के अंदर भी दौरान खून का निज़ाम है। लेकिन ये दौरान खून का निज़ाम कैसा है? खुला, या हम क्या कहेंगे? ओपन। जैसा मैंने पहले कहा कि दौरान खून का निज़ाम या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, है ना। वैसे यहाँ पर जो दौरान खून का निज़ाम है, इनका वो कौन सा है? खुला दौरान खून का निज़ाम है। फिर इनके जिस्म में भी आसाबी निज़ाम है। इनके जिस्म में क्या है? आसाबी निज़ाम। और ये आसाबी निज़ाम बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने कभी मकोड़े को देखा है क्या? मकोड़ा एक जगह ठहरा हुआ है और उसकी आंखों के ऊपर दो दो एंटीने होते हैं, वो ऐसा ऐसा हिलाता है, ऐसा ऐसा हिलाता है, फिर अपना चेहरा इधर करेगा, फिर चलना शुरू करेगा। तो बेसिकली ये जो एंटीना है उसके सर के ऊपर, वो एंटीना क्या कर रहे हैं? वो एंटीना पहले सेंस करते हैं। यानी जिस तरह से हम हमारी नाक के जरिए खुशबू सूंघते हैं घर के बाहर खड़े रह के कि आज बिरयानी बनी, आज नान खलिया बना, आज तहारी बनी, फिर उसके हिसाब से हम घर में खुशी खुशी एंटर होते, तो वैसा वो मकोड़ा है,
अपने एंटीना हिला के खुशबू सूंघता है कि खाने के लिए कहाँ मिल रहा है। या आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच भी इसी तरह से करता है, उसके दो एंटीना को पहले वो हिलाता है, उन एंटीनों के जरिए जैसे उसको मालूम पड़ता है कि खाने के लिए कहाँ है तो वो निकल जाता है। तो ये आसाबी निजाम है, यानी आसाबी निजाम जिस तरह से आंखें हैं, कान है, नाक है, तो इनके पास आसाबी निजाम में क्या होता है, पहला होता है एंटीना जिसको वो सेंस स्मेल के लिए करते हैं, खुशबू के लिए। इसी तरह आंखें होती है जो आसाबी निजाम में इनके पास होती है। आंखों के अंदर दो तरह की, या तो मुरक्कब होंगी या सादा होंगी, या तो कंपाउंड आए होंगी या सिंपल आए होंगे। फिर एक और चीज जो है वो है स्टेटोसिस्ट। स्टेटो स्टेटोसिट, ये जो स्टेटोसिट्स है या तवाजुनी इज़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आर्थ्रोपोड है उनके अंदर होता है स्टेटोसिट्स। और ये स्टेटोसिट्स क्या करते हैं, इनके बॉडी के, इनके जिस्म के निजाम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे जिस्म के अंदर क्या है, हमारे कान है ना, आपको शौक होंगे कि कान हमारे जिस्म का, यानी अगर आपके लिए किसी के कान के पट्टी पे मारा है ना, हम बोलते हैं ना कान पट्टी पे मारा तो वो गिर गया, या आप बोलते हैं कि मैं कान के नीचे मारूंगा तो गिर जाएगा। तो ये कान की तरफ हम क्यों बोलते हैं, तो हम जब भी कुछ चीज बोलते हैं तो उसका रीजन रहता है। कान के नीचे मारने की वजह यह है कि आपने जैसे किसी के कान के ऊपर मारा तो उसका बैलेंस आउट हो जाएगा और वो जमीन पे गिर जाता है। वैसे ही ये जो आर्थ्रोपोड्स है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर हमारा जो बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे कान। कौन करते हैं, हमारे कान, पाँव नहीं करते, कान करते। इसको याद रखिए, आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो वैसे ही आर्थ्रोपोड के जिस्म के अंदर स्टैटोसिस्ट होते हैं, और ये स्टैटोसिस्ट उनके बॉडी के बैलेंस को, उनके जिस्म को मेंटेन करते हैं। फिर इनके अंदर एक और निजाम होता है जिसको हम कहते हैं अमल इस्तिखराज या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इखराज का अमल। तो यहाँ पर जो फुजला है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, उसके इखराज के लिए इनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इनके बॉडी के अंदर होते हैं ग्रीन ग्लैंड। इनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड, या इसको कहा जाता है मालफिजियन बॉडी। क्या कहा जाता है, मालफिजियन टिब्यूल्स। क्या कहा जाता है इसको, मालफिजियन टिब्यूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि जो आर्थ्रोपोड है उनके जिस्म से वेस्ट मटेरियल को, गंदगी को बाहर निकालने के लिए कौन काम करता है, वो काम करता है ग्रीन ग्लैंड, या वो काम कौन करता है, मालफिजियन टिब्यूल्स करते हैं। ठीक है। उमूमन ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब इनका एक ही फर्द होगा, एक ही जानदार, उसी के अंदर मेल भी होगा, उसी के अंदर फीमेल भी होगा। फिर इनके अंदर जो 12 आवारी का अमल है, यानी जो फर्टिलाइजेशन का अमल है, वो फर्टिलाइजेशन का अमल कैसा होता है, अंदरूनी होता है। यानी इनके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर ये आमतौर पर अंडे देने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, अंडे देने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ओवीपेरस। क्या बोला जाता है इनको, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले। ओवीपेरस कैसे होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं। फिर इनकी अफजाइश रास्त या गैर रास्त, यानी इनका जो डेवलपमेंट है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में प्लैटीहेल्मिन्थ और एशहेल्मिन्थ के टाइम भी ये समझाया था कि जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, और जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक स्टेज आएंगे जिसको हम कहेंगे लार्वल स्टेज। कौन सी स्टेज कहेंगे, लार्वल स्टेज, यानी अल्ली की शक्ल में ये हो सकते हैं। और उसके बाद इनके अंदर कौन सी स्टेज आएंगी, अडल्ट। फिर ये क्या बन जाएंगे, अडल्ट। तो या और डायरेक्ट स्टेज में क्या होता है, डायरेक्ट स्टेज में ये होता है कि इनका जो बच्चा होता है वो अडल्ट की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ बहुत सिंपल याद रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी तरह का डेवलपमेंट आर्थ्रोपोडा के अंदर हमको देखने को मिलता है ना। बच्चों एक और चीज जिसको यहाँ याद रखना है कि आसाबी निजाम की बात हमने की है, यहाँ पर हमने अमल इस्तिखराज की बात की है, हमने यहाँ पर अमल तनफ्फुस की बात की। कॉकरोच का, ये कॉकरोच हम एक आने वाला जो चैप्टर है, जिस तरह से मैंने एनिलीड्स में कहा कि हम एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अर्थवॉर्म के ऊपर, इसी तरह से हम एक पूरा टॉपिक पढ़ने वाले कॉकरोच
और कॉकरोच ये किस खानदान से, किस फाइलम से रिलेटेड है, ये आर्थ्रोपोडा के खानदान से रिलेटेड है। तो कॉकरोच को जब हम स्टडी करेंगे, जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उस वक्त ये सारे कंसेप्ट हम वहां पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप ये सारे कंसेप्ट को अभी अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आगे चल के कॉकरोच को अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब ये चैप्टर भी आपका अच्छे से हो जाएगा और आने वाला जो चैप्टर है उसके लिए आप तैयार भी रहेंगे। प्लस जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉकरोच के लिए भी आपको तैयार रहना है, लेकिन उसके लिए कैसा, अगर आप ये पूरे पॉइंट्स जहन में रखेंगे तो वहां आपको पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है ना। इसकी मिसालें क्या है, तो इसकी मिसालें अगर आप माशी अहमियत के हवाले से, इकोनॉमिकल बेनिफिट के हिसाब से अगर ले, तो एपिस, एपिस मतलब शहद की मक्खियां। शहद की मक्खियां ये कौन सी है, ये आर्थ्रोपोड की है। तो हम ये शहद की मक्खियों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जिनकी माशी अहमियत बहुत ज्यादा है। फिर बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स ये क्या है, बॉम्बेक्स ये रेशम का कीड़ा है जिसके जरिए हम कपड़ा बनाते हैं, रेशम का कपड़ा बनाते हैं। इसी तरह से ल्यूसीफर, ये जो ल्यूसीफर है इससे हमको क्या मिलता है, लाख। ये लाख वाला कीड़ा है जिसका हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कुछ जानदार है जिनको हम बोलते हैं कि वेक्टर्स। दूसरी कैटेगरी क्या है, वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या है, वेक्टर्स का मतलब होता है जैसा हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी के लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं व्हीकल। व्हीकल मतलब ऐसी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करे। यानी गाड़ी हमको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करती है, इसलिए हम उसको व्हीकल कहते हैं। तो वो जानदार जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। जैसा मच्छर, मच्छर क्या करता है, मलेरिया के पेशेंट के बॉडी से ब्लड लेता है। ब्लड का मतलब क्या है कि उसके बॉडी से वो पैरासाइट, उसके बॉडी, उसके जिस्म में जो मलेरिया का पैरासाइट है वो लेता है और एक जो सेहतमंद इंसान है उसके जिस्म में वो क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो इसको कहते हैं वेक्टर, यानी जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करे। तो जो एनाफिलीज है, एनाफिलीज यानी मॉस्किटो, इसी तरह से क्यूलेक्स और एडिस, एडिस जो मच्छर है, ये मच्छर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इसी तरह से पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में यानी पोलन को एक दरख्त, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओवरी पे लेकर जाने में जो हेल्प करते हैं वो भी तो वेक्टर्स है। वो भी काम कौन करते हैं, ये आर्थ्रोपोड यानी तितली अगर किसी एक फूल के ऊपर जाकर रस चूस रही है तो उस तितली के जो पाँव है उसके ऊपर पोलन लग जाते हैं। फिर वो तितली किसी और दूसरे फूल पर जब जाएंगी या रास्ते से जाने लगेंगे तो उसके पाँव से पोलन जमीन पे गिरते चले जाएंगे या फ्लावर के ऊपर गिरते चले जाएंगे। तो पॉलिनेशन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो झुंड वाले कीड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो झुंड में होते हैं, यानी लोकस्ट यानी टिड्डे। ये झुंड में रहते हैं और झुंड में रह के क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन में या और भी दूसरे कामों में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह से मजियात रुकास, ल्यूमेलिस, किंग क्रैब, यानी मुजियात रुकास का मतलब क्या है, कुछ एक्सट्रैक्शन करने के लिए या हमको कुछ जहर वगैरह बनाना है या कुछ अद्वियात बनाना है, तो इस तरह की दवा साजी वगैरह में भी हमको कुछ ये आर्थ्रोपोड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो ये आर्थ्रोपोडा है। तो हमने दो आज फाइलम पढ़े हैं और ये दोनों भी फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी इन्हीं को हम प्रैक्टिकल भी अगर आपको करना है तो कॉकरोच का आपको प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल में आपको अर्थवर्म का प्रैक्टिकल करना होता है, उनके बॉडी की स्टडी करना होती है। तो इसलिए ये दोनों भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत के हामिल है। इसलिए इनको अच्छे से समझिए, इनसे मुतालिक जो भी क्वेश्चन है, सवालात है, आप वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल हम फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।